क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी FYUP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस क्लास नंबर 2 है हमारा। इससे पहले देखिए हमारा एक क्लास अपलोडेड कर दिया गया जिसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है जो 20 नंबर के सवाल में पेपर में पूछा जाएगा। चलिए आज का ये हमारा सवाल शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार है, जहां जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि राजनीति के जो उदारवादी दृष्टिकोण है उनकी आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। यानी एक्सप्लेन द लिबरल व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के जो लिबरल व्यूज हैं उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में चर्चा करने बोला गया है। सवाल छोटा है लेकिन बड़ा आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सब सवाल सबके सब 20 नंबर में 20-15 नंबर पूछे जाएंगे। पहले देखिए हमारे पे बताया हुआ है कि राजनीति की जो व्याख्या होती है वो एक हमारे पास क्या एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में क्या आता है, एक सोशल कह सकते हैं एक्टिविटी के अंतर्गत होता है। इस संबंध में देखिए हमारे पास दो दृष्टिकोण सबसे ज्यादा प्रचलित है, दो रूप से देखा जाता है। पहला जिसे हम उदारवादी यानी जिसे पहले लिबरल के रूप में कह सकते हैं, और दूसरा मार्क्सवादी है दृष्टिकोण से संज्ञा दिया जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण की जो शुरुआत माना जाता है वो यूरोप में लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, क्योंकि डेट तो नहीं है लेकिन 19वीं शताब्दी से मानते हैं। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब वैज्ञानिक क्या करते हैं, आविष्कारों के कारण उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली का प्रादुर्भाव हो रहा था। यानी कह सकते हैं जब वैज्ञानिक उदार आविष्कार का पूरा चल रहा था 19th सेंचुरी में, कह सकते वर्ल्ड पर द वर्ल्ड, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नए देशों की खोज के कारण जो वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हो रही थी या नया नया चीज का खोज हो रहा था, और ऑब्वियसली बात है बिजनेस का कह सकते हैं जो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे बिजनेस जो लगा ईजी होने लगा। धर्म के क्षेत्र में जो पोप होते हैं उनकी सत्ता को ललकारा जा रहा था, ऑब्वियसली होगा ही होगा, तथा सामंतवादी जो व्यवस्था थी ये धीरे धीरे भंग होने लगी थी। उदारवादी जो दृष्टिकोण है उनका जो उद्देश्य ही ये था ताकि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उन विचारों को प्रोत्साहन देता था जो पूंजीवाद की स्थापना में क्या हो, मददगार क्या हो, सिद्ध हो। यानी हमारे पास ये सभी जो कह सकते कथन है ताकि इनसे क्या होता था, जो हमारे पास विचारों को समर्थन मिलता था जो पूंजीवाद में क्या करेगा, हमारे पास हेल्प करता है। प्रारंभ में क्या हुआ, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या हुआ, व्यक्ति को यहाँ पर समस्त सामाजिक जीवन का केंद्र माना गया और व्यक्ति को प्रोत्साहित किया गया। यानी सीधा बात है कह सकते जो प्रारंभ जो दृष्टिकोण था, कोई व्यक्ति को क्या माना गया, यहाँ पर उसका सामाजिक जीवन को एक केंद्र सेंटर मान लिया गया और उसी के अकॉर्डिंग काम होने लगा और व्यक्ति को यहाँ प्रोत्साहित किया जाना है। ऐसा करने में माना गया जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि आदि का नाम यहाँ पे कह सकते हैं। इनकी जो भूमिका है वो प्रशंसनीय यहाँ पर मानी गई है। समकालीन उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न समूहों को सामाजिक जीवन का यहाँ पर केंद्र समझा जाता है, इसलिए व्यक्तिवाद के स्थान पर बहुलवाद को महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जाने लगा। यानी व्यक्तिवाद को छोड़ दिया गया और जो बहुलवाद का सिद्धांत या कहते हैं बहुलवाद को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अब इसी उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य रूप से जो बाजार है उन समाज व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया, आइए हम लोग जानते हैं। पहला हमारे पास है मार्केट सोसाइटी के, यानी कह सकते हैं जो हमारे पास बाजार समाज है कि मनुष्यों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों के बारे में यहाँ बताया गया। तो यहाँ पर पहला ये है कि कह सकते हैं हमारे पास इनको आदर्श माना जाता है। प्राचीन जो हमारे पास उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार को क्या मुक्ति प्रतिस्पर्धा यानी फ्री कंपटीशन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु जो समकालीन यानी हमारे पास जो उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्य रूप में नियंत्रित यानी रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम को आदर्श। यानी देखिए अगर मार्केट में फ्री कंपटीशन होगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे पास एक रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बाजार को बढ़ा भी सकते हैं। अतः जो हमारे पास समकालीन दृष्टिकोण को कल्याणकारी राज्य का, यानी ऑब्वियसली बात है जो समकालीन उदारवादी दृष्टिकोण है उसे क्या माना गया है, राज्य का समर्थक या फिर कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य का समर्थक माना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख जो मान्यताएं उनके बारे में चर्चा की गई है। पहला है राजनीतिक समूह की जो गतिविधि होती है, पॉलिटिक्स इज अ ग्रुप एक्टिविटी। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी हमारे पास समाज के बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थन यहाँ पर किया गया, यानी राजनीति में अगर उदारवादी दृष्टिकोण देखा जाए उसमें समाज में जो बहुलवादी है हमारे पास उनका यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, जिसके अनुसार विभिन्न जो कह सकते हैं या फिर व्यक्ति या विभिन्न समूह के सदस्यों ने अपने अपने हितों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर अतः समाज में हमारे पास
अनेक समूह होते हैं और कुछ ना कुछ क्या होते हैं, संगठित भी होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और संगठित। ये समूह जो है अपने प्रतिद्वंदी, अपने जो कॉम्पिटिटर रहते हैं, समूह के हितों के खिलाफ क्या करते हैं, अपने अपने सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा करते हैं, अपना ग्रुप को बेसिकली श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्हें हित समूह की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमारे मालिक और मजदूर हो गए, दुकानदार और उपभोक्ता हो गए, जमींदार और कृषक हो गए, मकान मालिक तथा किरदार अपने अपने हित समूह के माध्यम से अपने अपने हितों को क्या करते हैं, प्रोत्साहन करना चाहते हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो दो परस्पर विरोधी जो होते हैं उनके हित आपस में टकराते हैं, जिससे राजनीति का क्या होता है, यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं विभिन्न विभिन्न समूह की मांगों में क्या करते हैं, सब में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से उनका अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है और सबका मांग को देखिए पॉलिटिक्स चलना पड़ता है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया हमारे पास है कि राजनीति जो है वो परस्पर विरोधी हितों में क्या करता है, सामंजस्य क्या करता है, स्थापित करने का, यानी पॉलिटिकल बेसिक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी इंटरेस्ट है उसे क्या कह सकते हैं, एक समझाने का जरिया कह सकते हैं आप इस प्रकार से। तो राजनीति के जो उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत यह बात कही गई है कि जो आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है वो किसी भी वर्ग पर दूसरे की अभिलाषा को बलात् या फिर कैसे बतलाते हुए थोपने हेतु नहीं किया जा सकता, अपितु यह ऐसी इच्छा को व्यक्त करती है जिससे परस्परी जो कैसे विरोधी है उनको वर्गों में समझा जाता है। अर्थात जो हमारे पास उदार समाज में परस्पर जो विरोधी है वो अपने अपने हितों की पूर्ति हेतु एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते, बल्कि दोनों के बीच में सुलह होता है, समझौता होता है और समझौते के आधार पर कोई ऐसा हल निकालते हैं जिसका सभी का हित पे काम किया सके। राजनीति का जो उपयोग है ऐसा हल खोजने के लिए किया जाता है। इसलिए यह किया जाता है कि राजनीति जो होती है वो मुख्य रूप से संघर्ष के समाधान का साधन है। राजनीति द्वारा समाज में ऐसी नीतियां, निर्णय और नियम निर्मित किए और क्रियान्वित किए जाते हैं जो आपस में क्या है, विरोधी समूह के हितों में सामंजस्य के स्वरूप में होते हैं। राजनीति द्वारा ही समाज को संगठित शक्ति के रूप में यहाँ पर समस्याओं तथा विवादों को बेच एवं न्यायसंगत हल निकाला जाता है। राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है यह सुनकर माना जाता है कि समाज में यह क्या करता है, सुलह समझौता करवाता है तथा वैध बलों के माध्यम से किसी तरह का मतभेद हो गया, विवाद हो गया, इनको सुलझाने के रूप में काम करता है। वास्तव में राजनीति समाज में न्याय की स्थापना करता है और शांति स्थापना में इसके कह सकते हैं स्थापना का साधन होता है। अगला पॉइंट हमारे पास बताया गया कि राजनीति में जो है आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है, यानी पॉलिटिक्स में क्या होता है, अथॉरिटी का इस्तेमाल होगा। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति में विभिन्न समूह की जो कह सकते हैं परस्पर विरोधी मांगों का हल खोजने होते हैं ऐसी नीतियां अपनाई जाती है, निर्णय लिए जाते हैं और विधि लिए जाते हैं, अर्थात कानून बनाए जाते हैं जिससे उन सभी को मानना भी पड़ता है और उनका पालन भी करना पड़ता है। यह तथ्य सही है कि इनसे समझ समूह के देखिए अगर कहा जाए तो सभी का मांग को तो पूरा नहीं कर, लेकिन हाँ लोगों के बीच में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। लेकिन जनसाधारण यकीन होना चाहिए कि यह कानून उचित अधिकारियों या फिर संस्थाओं द्वारा उचित रीतियों से निर्मित हुई है तथा उनके सभी के हितों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा विश्वास होने के बाद जनसाधारण अपनी इच्छा से कानून का क्या करते हैं, पालन करने लगेंगे। फिर भी इन कानूनों को पूरी तरह से क्रियान्वित लागू करने के लिए सरकार के पास शक्ति का होना आवश्यक है। जैसे सड़कों पर सभी तरह के यातायात की सुविधा के लिए यातायात के नियम बनाए जाते हैं, संकेत का प्रबंधन किया जाता है और पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किया जाता है ताकि लोगों के बारे में जागरूकता फैल सके। साधारणतः व्यक्ति क्या करता है, इस व्यवस्था का खुद ब खुद पालन करता है, किंतु नियम और संकेतों को नहीं मानने वाले व्यक्तियों को पकड़ने तथा यहाँ पर कह सकते हैं दंड दिलवाने के लिए पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट हमारे पास बताया हुआ यहाँ पर कि जो राजनीतिक सामान्य हित में बताया गया कि राजनीति सामान्य हित को प्रोत्साहन देने का क्या साधन है, यानी पॉलिटिक्स क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ताकि कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि राजनीति सामान्य हित को प्रोत्साहन देने का साधन है। राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में विभिन्न वर्गों के हितों के जो विरोध हो गया, मतभेद हो गया, उनको समाप्त किया जाता है। वो अधिक गहरा नहीं होता जब विभिन्न वर्ग अपने अपने संकीर्ण हितों से उठकर थोड़ा ऊपर सोचते हैं। जब उन्हें क्या होता है, सामान्य हित दृष्टिगोचर होता है, तब वे भी पहचान लेते हैं। तो राजनीति का उद्देश्य लोगों को इसी सामान्य हित तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करना है और उसकी सिद्धि हेतु क्या करना है, यहाँ पर उसका साधन उपलब्ध कराना है। उदार समाज के अंतर्गत लोगों को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने के लिए भी आयोजित करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, जिससे व्यक्ति न केवल अपने कह सकते हैं यहाँ पर सदिश हित वाले व्यक्तियों के साथ एकता का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने विरोधी हित वालों के विचारों और अनुभव को भी क्या होता है, उससे परिचित होते हैं। इस प्रकार विभिन्न समूह की जो पारस्परिक क्रिया, इससे क्या होता है, सामान्य हित के बारे में लोग जागरूक हो पाते हैं। जैसे जैसे मालिक और श्रमिकों को सामान्य हित का ज्ञान होता है, तब वे मिलजुल कर ऐसी कोशिश करते हैं जिससे श्रमिकों की दशा में सुधार और मालिक को भी देखिए अधिक सही कह सकते हैं लाभ प्राप्त हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करूंगा कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।